गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी की दृश्यमान रूपरेखा और व्यापार नीतियाँ। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उसकी जो भी नीतियाँ हैं उनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि किसी रिटेल स्टोर में जो भी है वीएम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वीएम के लिए वीएम करे बिना हम कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते रिटेल में। रिटेल का मतलब आप जब भी शॉप ओपन करेंगे, जब से लेकर और जब तक शॉप बंद नहीं होगी तब तक सब कुछ जो है वो आपका किस पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ वीएम पर निर्भर करता है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कंपनी की दृश्यात्मक रूपरेखा और व्यापार नीतियाँ। दृश्यात्मक रूपरेखा और बिक्री का क्या महत्व है हमें ये पता होना चाहिए। दृश्यात्मक रूपरेखा और बिक्री संगठन रिटेल संगठनों के प्रचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अतः एक विशेष उत्पाद के प्रदर्शन के लिए सही स्थान समय अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके लिए रिटेलर अपने उत्पाद के सबसे आकर्षक प्रदर्शन के लिए विभिन्न नीतियों का गठन करते हैं। जैसे कि प्रदर्शन उत्पाद की पहुंच में सुधार, मतलब जो हमने डिस्प्ले लगाया है उसके अंदर उत्पाद आसानी से जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को आसानी से मिल सके, इसकी सुनिश्चितता बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपने हैंगर पे, हैंगरील पर या फिर रैक्स में, गंडोले, ब्राउजर पर जहाँ भी स्टॉक लगाया उनको इस तरीके से घुसेड़ के और उससे ज़्यादा वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में स्टॉक नहीं लगाना है जिससे कि कस्टमर वो स्टॉक निकाल ही नहीं पाए। मतलब हम क्या करते हैं, कई बार मान लीजिए हमारा जो हैंगरील है या गंडोला है, ब्राउजर है, उसकी जो क्षमता है उससे अधिक हमें डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग। तो क्या होता है, कस्टमर जब निकालता है तो सारा डिस्प्ले खराब हो जाता है या फिर कस्टमर से वो निकलता ही नहीं है प्रोडक्ट। तो इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करें तो किस प्रकार से करें कि सुगमता से कस्टमर से निकाल लें और आसानी से वापस रख दें अगर उसे कस्टमर को रखने की जरूरत पड़ती है। या फिर हम खुद भी अगर कोई प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो कि वो आसानी से हम भी निकाल लें और कस्टमर को उसका साइज जो भी वो मांग रहा है, कस्टमर जो चाह रहा है वो हम करके उसे दे दें और हमारा जो डिस्प्ले है वो खराब भी ना हो। दूसरा है दुकान में कम लेकिन लोकप्रिय उत्पादों का प्रदर्शन। मतलब जो दुकान में कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो बहुत कम मात्रा में है बट वो क्या है लोकप्रिय ज़्यादा है, तो हमें उसको इस तरीके से डिस्प्ले करना है दूर दूर रैक्स में कि वो कस्टमर को आसानी से मिल भी जाए और हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता सुनिश्चित करानी हमें चाहिए। इसके अलावा उत्पादों को साफ और सुनिश्चित तरीके से रखना, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसको हम जब भी डिस्प्ले करें तो हमें उसकी साफ सफाई का, धूल मिट्टी को क्लियर करने का हमें पूर्ण रूप से क्या ध्यान रखना है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है या आइटम्स है उनको हमें क्या करना है, डेली उसकी डस्टिंग करनी है, डस्टिंग साफ करनी है और उसको एकदम क्लीन और साफ सुथरा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है डिस्प्ले को। इसके अलावा है उत्पाद के प्रकार पर आधारित उपयुक्त प्रदर्शन का उपयोग करना। मतलब जो उत्पाद का प्रकार है, मतलब कई बार हमें बहुत सारे हमारे स्टोर में प्रोडक्ट होते हैं। मान लीजिए अगर हमारा कोई किराने की स्टोर है, किराने का दुकान है, तो हमें क्या करना है, मतलब खाने पीने का आइटम एक तरफ रखना है, घर से रिलेटेड एक तरफ रखना है, किचन से रिलेटेड एक तरफ रखना है और जो साफ सफाई का आइटम्स है वो एक तरफ रखने हैं। इससे क्या होगा, कैटेगरी वाइज मतलब स्टॉक को हमें डिस्प्ले करना चाहिए। कैटेगरी करने से क्या होता है, कस्टमर को पता रहता है कि कौन सी कैटेगरी का माल किस सेक्शन में है और हमें भी पता रहता है कि कौन सा माल किस जगह रखा है। तो हमें उसे कस्टमर को बताने में और निकाल के देने में और दिखाने में हमें क्या होता है, सुगमता हो जाती है। इससे हमें क्या होता है, दृश्यात्मक रूपरेखा और बिक्री को महत्व को पहचानने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। इसके अलावा दृश्य प्रदर्शन के उद्देश्यों की सूची बनाने में हमें मदद मिलती है। बिक्री के प्रदर्शन पद्धति के प्रकारों को पहचानने में भी हमें मदद मिलती है। उत्पाद की बिक्री सुविधाओं को पहचानने में, मतलब कोई हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आसानी से बिक रहा है ये हमें पता लग जाता है। इसके अलावा उत्पादों का मूल्य निर्धारण और उन पर टिकट लगाने संबंधी कानूनी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करने में भी हमें मदद मिलती है। मतलब किस प्रकार के प्रोडक्ट पर किस प्रकार का टैग हमें लगाना है और क्या क्या उसकी जरूरी आवश्यकता है वो हमें पूर्ण करने का टाइम और समय मिल जाता है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, दृश्य प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रदर्शित वस्तुओं के पास प्रासंगिक वस्तुएं रखना। दृश्य प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक वस्तुएं रखना, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, मान लीजिए हम गर्ल्स का कोई जीन्स और टॉप वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम वहाँ पर गर्ल्स की एक साइकिल रख सकते हैं पिंक कलर की, या फिर गर्ल्स की पसंदीदा वहाँ पर ज्वेलरी रख सकते हैं, या फिर गर्ल्स की पसंदीदा हम वहाँ पर क्या रख सकते हैं, कॉस्मेटिक रख सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स को क्या पपीज पसंद होते हैं तो कोई पपीज रख सकते हैं वहाँ पर। तो उससे क्या होगा, वो वहाँ पर क्या काम करेगा, एक अगर हम प्रोडक्ट रख रहे हैं प्रोडक्ट के बाजू में तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट से प्रोडक्ट
को हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से हमारे दो प्रोडक्ट का डिस्प्ले एक ही जगह हो जाएगा। और अगर हम वहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं रखकर अगर हम कोई दूसरा आइटम रख रहे हैं डिस्प्ले के साथ में हमारे प्रोडक्ट के, तो वो क्या प्रॉप्स का काम करेगा हम। तो इस तरीके से हम वहाँ पर कोई अन्य आइटम रखकर उसे और प्रभावी बना सकते हैं। पुतलों को इस तरह से प्रदर्शित करेगी अलग अलग कोनों में आसानी से दिखाई दे। मतलब जो हम पुतले लगते हैं, जो मैनिक्विन रखते हैं, उनको अलग अलग कोनों में इस तरीके से रखना है, इस तरीके से उन्हें सजाना है कि वो दुकान के हर कोने से हर कस्टमर को नजर आए। इसके अलावा प्रदर्शन के उद्देश्य और बिक्री में उनका उपयोग, इन सबको आपको क्या है नोट करना है कॉपी में। प्रदर्शन के कुछ उद्देश्य और बिक्री में उनका महत्व नीचे सूचीबद्ध है। मतलब कि एक आकर्षक ढंग से ग्राहक को उत्पाद सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें। एक आकर्षक ढंग से उत्पादों के मतलब प्रोडक्ट के बारे में और उसकी जो सुविधाएं उसके बारे में कस्टमर को क्या करना है, हमें जानकारी प्रदान करनी है। दूसरा है उत्पाद इस तरीके से प्रदर्शित करें कि वे ग्राहकों को आकर्षित करे। जो हमने डिस्प्ले लगाया है वो इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उन्हें हमसे परचेज करें। सुगम प्रदर्शन रणनीतियों के माध्यम से ग्राहक के खरीद निर्णय को प्रभावित करें। मतलब जो हमारा डिस्प्ले है वो आसान होना चाहिए, कस्टमर की समझ में आना चाहिए, सुगम होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को जल्द से जल्द समझ में आ जाए और वो खरीदने के लिए जल्द से जल्द क्या करे, उसका निर्णय ले सके। रचनात्मक विचारों के माध्यम से ग्राहकों को उत्पाद की सुविधाएं समझाएं। रचनात्मक तरीकों से हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो भी वो है सुविधाएं हैं वो समझाएं। मतलब मान लीजिए अगर हमारा मान लीजिए कॉस्मेटिक का काउंटर है, तो हमें क्या करना है, कस्टमर को मेकओवर करके बताना है, कस्टमर के छोटा मोटा मेकअप करके हमें बता देना है कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज लेना है। आप जब भी किसी बड़े रिटेल स्टोर में जाएंगे तो कई बार वहाँ क्या होता है, मेकओवर फेस्टिवल चल रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने ब्रांड का जो भी मेकअप होता है उसको किस तरीके से यूज करना है, इसका पूरा किसी कस्टमर को मेकओवर करके बता देते हैं। अगर आप कभी पार्टी में जा रहे हो तो आप वहाँ स्टोर में जाके अपना मेकओवर करवा सकते हैं और फिर आप शादी पार्टी में जा सकते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने जो कॉस्मेटिक का मेकओवर करवाया वो आपके ऊपर किस तरीके से सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आपको उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं या कौन से दूसरे ब्रांड्स के लेने हैं। तो मेकओवर करने से आपको ये समझ चीज़ें आ जाती है। मतलब आपको किसी भी चीज़ का डेमो करके दिखाना है कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। दूसरा है रिटेल स्टोर की बिक्री को बढ़ावा दें। हमें डिस्प्ले इस तरीके से करना चाहिए जो कि हमारे स्टोर की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। मान लीजिए हमने कोई उत्पाद वहाँ प्रदर्शित किया है डिस्प्ले पर, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि और हमें उससे पता लगता रहना चाहिए कि अगर हम वहाँ वो लगा रहे हैं तो वो बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। अगर नहीं बिक रहा है तो उसे हटाओ, उसकी जगह कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उसे अच्छे प्रभावी ढंग से करो, जिससे कि हमारी दुकान की बिक्री बढ़े। ग्राहकों के मन पर लंबे समय तक स्थायी प्रभाव पैदा करे, ऐसा डिस्प्ले करना चाहिए हमें जो ग्राहकों के मन पर लंबे समय तक प्रभाव उत्पन्न करे। मान लीजिए दिवाली का अगर आप कोई डिस्प्ले लगा रहे हैं तो हमें इस तरीके से उसकी साज सजावट करनी चाहिए कि लोगों को सालों साल याद रहे। कई बार आप जाते हैं बड़े रिटेल स्टोर्स में तो आप देखते हैं दिवाली का और हमारा जो ये क्रिसमस का जो डिस्प्ले होता है वो लोग इतना शानदार करते हैं कि हमें सालों साल याद रहता है। हम लोग वहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं और कई लोग आपने देखा होगा मॉल्स के वहाँ फ़ोटो खिंचवा के अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उस पर भी पोस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों का जो भी प्रदर्शन है, जो डिस्प्ले उन लोगों ने लगाया है, साज सजावट की है, वो बहुत शानदार की है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ होड़ लगी हुई होती है मॉल में, आपने देखा होगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम कितना प्रभावी डिस्प्ले मॉल्स में देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमें अपनी शॉप पर भी करना चाहिए। उत्पाद का प्रदर्शन करने के लिए रिटेल विक्रेता विभिन्न तरीकों का चयन कर सकते हैं, जैसे दुकान के सामने विंडो डिस्प्ले में कर सकते हैं प्रदर्शन, जो सड़क खुली जगह शॉपिंग मॉल की तरफ खुलता हो वहाँ कर सकते हैं, और छोटे और अप्रयुक्त स्थानों पर उत्पाद प्रदर्शन जो दुकान में छोटे या गैर उपयोगी क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारी दुकान में कई ऐसे कोने, कई ऐसे स्पेस होते हैं जो कि फालतू होते हैं, हम वहाँ पर कई बार कुछ आइटम नहीं रखते और कई दुकान वाले उसे खाली छोड़ देते हैं, जबकि उसके अंदर हम कुछ भी शोकेज लगाकर या कोई भी छोटा मोटा प्रोडक्ट डिस्प्ले करके उसे आसानी से यूज में ले सकते हैं। तो हमें जो भी हमारी दुकान में ऐसा कोई स्पेस हो उसे हमें अच्छे से यूज़ में लेना चाहिए। उसमें जो भी डिस्प्ले हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, अगर छोटा प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं तो हमें वहाँ उन्हें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, शोकेज प्रदर्शन जो आमतौर पर घने यातायात क्षेत्रों में स्थित है। मतलब मान लीजिए जहाँ पर हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, जिस जगह मान लीजिए सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों में अगर कहीं पर शोकेज बनाने का स्थान है तो हमें वहाँ बना देना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों में सबसे ज़्यादा कस्टमर निकलता है। क्योंकि अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर कस्टमर जाएगा तो सीढ़ियों से एक्सीलेटर से जाएगा। अगर वहाँ पर कहीं साइड में
जगह है तो वहाँ पर हमें ज़रूर से ज़रूर शोकेज प्रदर्शन लगा देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसे देख सकें। दुकान के सामने विंडो डिस्प्ले कर सकते हैं, छोटी व्यापारिक स्थानों पर उत्पाद प्रदर्शन, शोकेज प्रदर्शन। ये 3 तरीके हमारे गाय के डिस्प्ले के तरीके हैं, इन्हें हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रदर्शन का चयन प्रदर्शित उत्पाद के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर एकल उत्पाद प्रदर्शन मॉडल का मॉड्यूलर किचन यूनिट के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्राहक यूनिट के हर हिस्से की जांच करना चाहते हैं। इसके विपरीत जूते इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि एक ही बार में सभी किस्में प्रदर्शित हो। यह ग्राहकों को जूते का आकार, रंग और शैली के सारे प्रकार देखने की सुविधा देता है। आप जब भी शूज़ के स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे शूज़ में क्या होता है, एक एक पेयर वो सब जगह लगा देते हैं। उससे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, एक तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए, और कस्टमर को भी बहुत सारी वैरायटी एक जगह देखने को मिल जाती है। उदाहरण के लिए हमारे जो बुक है उसमें उदाहरण है अक्षय, एक रिटेल स्टोर में प्रशिक्षु सहयोगी के रूप में काम करता है, मतलब कस्टमर केयर एसोसिएट के रूप में काम करता है। दुकान के जो मैनेजर है उसने उसे मौजूदा प्रदर्शन बदलने के लिए अधिक जानकारीपूर्ण आकर्षक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब जो भी उसने डिस्प्ले किया है उसे क्या करना है, और आकर्षक बनाना है और ऐसा बनाना है कस्टमर के लिए समझदारी पूर्ण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को उस डिस्प्ले को देखने से जानकारी प्राप्त हो जाए। तो वह दुकान के सामने विंडो डिस्प्ले का उपयोग करता है, और वह खिड़की शॉपिंग मॉल के पैसेज में खुलती है। मतलब शॉपिंग मॉल का जो भी पैसेज एरिया उसके अंदर वो खिड़की खुलती है, तो वहाँ से मतलब ग्राहक उसे आसानी से देख सकते हैं। दुकान में छोटी और गैर उपयोगी जगह का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए छोटी व अप्रयुक्त जगह पर प्रदर्शन की अवधारणा का उपयोग करता है। और दूसरा, दुकान के जिस हिस्से में आमतौर पर लोगों की अधिक आवाजाही होती है वहाँ वह शोकेज प्रदर्शन की अवधारणा का उपयोग करता है। तो इस तरीके से उसने क्या करा, एक प्रभावी डिस्प्ले के लिए जगह सुनिश्चित कर ली और वहाँ पर उसने डिस्प्ले कर दिया। उससे क्या हो रहा है, जो मॉल के अंदर जितने भी कस्टमर घूम के जा रहे हैं लेकिन जो हमारी शॉप में प्रवेश नहीं कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उस प्रदर्शन को देख पाएंगे इससे। तो उसने ऐसी जगह चुनी, और वो जगह कैसी चुनी है, छोटी जगह थी जहाँ पर कि वो ज़्यादा उपयोगी भी नहीं थी। तो इस तरीके से उसने कम उपयोगी और एक ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया है जहाँ से ज़्यादा कस्टमर निकल कर जा रहे हैं। प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद की बिक्री सुविधाओं को पहचानना, मतलब जो भी उचित रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद के लिए रिटेलर को पहले से उत्पाद की बिक्री सुविधाओं की पहचान करनी चाहिए। बिक्री सुविधाओं को विभिन्न कारकों पर विचार करके पहचाना जा सकता है, जैसे कि क्या उत्पाद एमआरपी पर बेचा जा रहा है या रियायती मूल्य पर, मतलब डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, या अन्य प्रस्ताव या कोई अन्य ऑफर या स्कीम में उत्पाद के साथ मुफ्त उपहार दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। ये पहचान की जा सकती है इस तरीके से। दूसरा है पूरक बिक्री का महत्व। पूरक बिक्री मुख्य उत्पाद के साथ साथ संबंधित उत्पादों को बेचने के बारे में है। उदाहरण के लिए फेशियल किट के साथ मेडिक्योर पेडिक्योर किट की बिक्री। पूरक बिक्री का ये फायदा है कि रिटेलर एक ही प्रदर्शन पर कई उत्पाद पेश कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक आसानी से एक ही स्थान पर उत्पादों को देख सकते हैं। इस प्रकार उनके खरीद अनुभव को आसान बनाया जा सकता है। पूरक बिक्री के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पूरक बिक्री वही है जैसे मैंने बताया था आपको इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग पूरक बिक्री एक ही चीज़ है। पूरक बिक्री हम हिंदी में बोलते हैं, और इम्पल्स बाइंग है कि हम किसी प्रोडक्ट के साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे पास शर्ट परचेज करने आया था, अब हमने शर्ट के साथ में उसको या तो कफलिंग बेच दी है, या फिर हमने उसको टाई बेच दी है, या हैंकरचिप बेच दिया है। ऐसे हमने उसके साथ में कोई ऐसा एक एक्स्ट्रा आइटम बेच दिया है। तो ये क्या पूरक बिक्री का एक एग्जाम्पल है। हमें इस तरीके से कस्टमर को बता देना चाहिए कि सर अगर आप ये खरीदेंगे तो आप ये भी खरीद सकते हैं, ये इसके साथ चल जाएगा। तो कस्टमर को अगर लगेगा कि उसके पास टाई की कमी है या इस शर्ट के साथ जाने वाली उसका टाई अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमसे टाई परचेज कर लेगा। या फिर उसे याद आ जाएगा कि शर्ट को खरीदने पर ये टाई कम दाम में मिल रही है, अगर कोई ऐसा ऑफर चल रहा होगा तो कस्टमर उस समय भी टाई लेने के लिए एग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, पूरक बिक्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। मूल्य निर्धारण और टिकट लगाने संबंधी कानूनी आवश्यकताएं। उत्पादों का मूल्य निर्धारण या टिकट लगाने से पहले रिटेलर को कुछ कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए रिटेलर का यह कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि उत्पाद एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जाए। रिटेलर जांच करे कि हर खरीद के लिए चालान बनाया जा रहा है। उत्पादों को लेबल करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी लेबल लगाएं तो हमें उस पर निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए, जो आपको की बुक में नोट करना है। लेबल पर उत्पाद की एमआरपी और उसके साथ ही निर्माता का नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्शाना
चाहिए। लेबल पर उत्पादों से संबंधित किसी भी वैधानिक चेतावनी को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। लेबल पर उत्पादों के उपयोग संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करने चाहिए, विशेष रूप से खाद्य, स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधित उत्पादों के लिए। लेबल पर उत्पादों से संबंधित प्रासंगिक नियमों और शर्तों को दर्शाना चाहिए। मतलब हमें जो भी कानूनी नियम, कायदे, कानून है उन्हें अच्छे से फॉलो करना चाहिए और लेबल लगाते टाइम उन्हें हमें उत्पाद पर अच्छे से प्रदर्शित करना चाहिए और जो भी कानूनी आवश्यकता है उसे पूर्ण रूप से पूर्ति की जानी चाहिए। आज के लिए थैंक यू। कल फिर आगे इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ओके।